तो वॉइस ओवर इंडस्ट्री की हम बात करें और हम अगर संकेत मात्र के बारे में बात ना करें तो बहुत ही जो है वो ज्यादती होगी। तो आज हमारी जो मुलाकात है वो संकेत मात्र के साथ है, जिनका लगभग 2 दशकों का जो है वो तजुर्बा है। और इन्होंने 150 से ज्यादा हॉलीवुड मूवीज और 300 से ज्यादा साउथ इंडियन मूवीज को आवाज दी है। बहुत सारे नामचीन एक्टर्स जैसे कि अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, मैट डेमन जो हॉलीवुड से हैं, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स की जो है ये आवाज बनकर आपके सामने आए हैं। और बहुत सारे अवार्ड्स भी इन्होंने जीते हैं। तो आज हम जानते हैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट के बारे में और वॉइस ओवर इंडस्ट्री के बारे में। वेलकम संकेत, हाउ आर यू डूइंग टुडे यार? आई एम वेरी फाइन, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू से ऑल दीज थिंग्स। नहीं, आई एम श्योर देयर इज लॉट्स अबाउट यू। ये आपके साथ जो है ये जस्टिस नहीं है कुछ सेकंड्स में आपका परिचय देना। लेकिन आपके बारे में डेफिनेटली डिटेल से बात करेंगे। सबसे जी। पहला सवाल जो मेरे जहन में आता है कि ये कैसे और कब हुआ आपके साथ? बिकॉज आई एम श्योर जब आप व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, ये एक मेन स्ट्रीम करियर शायद उस समय नहीं था और आपके जहन में डेफिनेटली नहीं था एज अ फर्स्ट करियर चॉइस। तो कैसे हुआ ये सब? नहीं, मेरे जहन में तो बिल्कुल नहीं था। मुझे तो पता भी नहीं था ऐसा कुछ होता है। मैंने इंजीनियरिंग कर रखी थी, और लाइक मेनी ऑफ अस हु डन इंजीनियरिंग, आई वाज डिसइल्यूजन्ड विद व्हाट कम्स नेक्स्ट। बहुत डर लगता था, क्योंकि टेक्निकली क्या करना है, और जो जज्बा था शुरुआत में इंजीनियरिंग का, वो मुझे नहीं लगता जब मैं खत्म कर रहा था इंजीनियरिंग तब तक बरकरार रहा। हालांकि ये इसलिए भी था क्योंकि जब चुनाव की बारी आई 10वीं के बाद, तब इंजीनियरिंग वाज व्हाट एवरीबॉडी वाज डूइंग। तो हम भी उसी में फिर लग गए। लकीली फॉर मी, एक अच्छी बात हुई कि मेरे दोनों कॉलेजेस, जो डिप्लोमा और डिग्री दोनों कॉलेजेस जो थे, उनमें कुछ हद तक थिएटर हुआ करता था। देयर वाज एन एक्सपोजर टू थिएटर, वर्कशॉप्स करवाए जाते थे। इनफैक्ट मेरा डिग्री कॉलेज जो था, तो वहाँ आईएनटी, जो एक बहुत प्रेस्टिजियस मराठी प्ले कंपटीशन है, वन एक्ट कंपटीशन, उसके प्लेज वगैरह भी उस कॉलेज में किए जाते थे। तो मैं डिप्लोमा में भी मैं जुड़ा हुआ था, डिग्री में भी मैंने थिएटर कंटिन्यू किया, और उसके बाद भी मैं, और साथ ही साथ इंजीनियरिंग से जुड़ा कुछ करना है, इसीलिए मैंने एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो की शुरुआत की थी, जहां हम अमूमन गानों वगैरह की रिकॉर्डिंग्स किया करते थे, बैंड्स वगैरह आते थे। और उस सहूलियत के हिसाब से बनाया गया था। मैंने सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे थे, तो बैंड्स को बस आना था और रिकॉर्डिंग करना था, प्ले करना था, एंड दे कुड लीव, दे डिडंट हैव टू कैरी एनीथिंग, ब्रिंग एनीथिंग। और अब वो बन गया था स्टूडियो, और सिंगर्स के लिए बूथ वगैरह था, रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो देन वी वर लाइक, लेट्स इवन एक्सपैंडेड टू जनरल रिकॉर्डिंग्स, अगर किसी को कुछ करनी वगैरह हो तो। एंड ऑल दिस आई वाज स्टिल मैनेजिंग माय थिएटर्स इन द इवनिंग में, रिहर्सल्स के लिए जाता था, एंड दिन भर में वो स्टूडियो वगैरह चलता था। तो एक दिन ऐसा ही हुआ बाय चांस दैट वी हैड, आई थिंक इट वाज वन ऑफ दीस कंप्यूटर कंपनीज, जो एक एनिमेटेड फिल्म बना रहे थे विलेजेस वगैरह में लेके जाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए कि पानी वगैरह उबाल कर पीजिए, बीमारियां फैलती हैं, हाथ साफ रखिए। अनफॉर्चुनेटली उस दिन उनका आर्टिस्ट नहीं आ पाया। हम्म। तो बिकॉज आई वॉज डूइंग सो मच थिएटर, एंड बिकॉज एट दैट पॉइंट इन टाइम वॉज डूइंग सो मच इम्प्रोव थिएटर, तो मैंने उनसे कहा कि आप चाहें तो तब तक मैं स्क्रिप्ट, आई कैन रन थ्रू द स्क्रिप्ट, कुछ कैरेक्टर्स वगैरह की आवाजें अगर आप चाहें तो मैं करके दिखा सकता हूँ। जस्ट सो बिकॉज वो बैठे थे काफी देर से, कुछ हो नहीं रहा था, दे वर गेटिंग रियली फ्रस्ट्रेटेड, सो दे सेड यस श्योर, विल ट्राई इट आउट। और देन वी रन थ्रू द स्क्रिप्ट, और कुछ तोते वगैरह की आवाज, छुटकी, और कोई सरपंच वगैरह बूढ़ा सा, तो ये ऐसे कुछ 2-3 कैरेक्टर्स किए मैंने, उन्हें बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने एक और कुछ स्क्रिप्ट थी उनकी, वो करवाई। फिर देन दे टुक माय सैंपल्स, एंड दे सेड कि हम कुछ करेंगे इसका आगे भी, एंड आई जस्ट लेफ्ट इट एट दैट, आई डिडंट थिंक मच ऑफ इट। बट ओके। फिर कुछ दिनों बाद मुझे कॉल्स आना शुरू हुए। दे एक्चुअली शेयर्ड द सैंपल्स, समबडी फ्रॉम अल्ट्रा कंपनी कॉल्ड, और अल्ट्रा उस वक्त मोजरवेयर के लिए आई थिंक फिल्म्स डब कर रही थी। मोजरवेयर वाज प्रिंटिंग ऑल दीज फिल्म्स टू सीडी, दे वर डबिंग एवरीथिंग, हाँ, पूरी लाइब्रेरी बना रहे थे वो लोग। तो मुझे बुलाया गया डबिंग के लिए। तो उस वक्त मैंने पहली बार एक स्टूडियो देखा जहां डबिंग हो रही है, और सो पहला एक्सपीरियंस काफी कंफर्टेबल था, क्योंकि मेरा अपना स्टूडियो था। बट जो दूसरा एक्सपीरियंस था, वहाँ किसी और के उस कंपनी के स्टूडियो में जाके, अल्ट्रा में मैं गया, वहाँ उन्होंने कहा कि यहाँ बैठ जाओ, वो हेडफोन्स पहन लो, तो सामने वो इंग्लिश फिल्म चलेगी, उसका डायलॉग आएगा, वो सुन लो। सामने वो स्क्रिप्ट रखी है तुम्हारे, स्क्रिप्ट में हिंदी लाइन होगी, वो बस मैच करके बोल देना, जैसे वहाँ इंग्लिश में आवाज आए कैरेक्टर की, वहां हिंदी में वही लाइन अब तुम्हें बोलनी है। सो इट सीम्ड लाइक अ डॉन्टिंग प्रोसेस, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब जब मैं लोगों से बात करता हूँ इस बारे में, इट इज अ टेक्निकली डिफिकल्ट प्रोसेस टू डू। बट आई थिंक बिकॉज ऑफ थिएटर आई स्टिल हैड द कॉन्फिडेंस इनफ कि मैं लाइनें तो कॉन्फिडेंटली बोल दूंगा। अब वो बाकी कहाँ बोलूंगा, कितनी जल्दी बोलूंगा, स्लो बोलूंगा, वो सब थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट, इट एक्चुअली फेल्ट लाइक परफॉर्मिंग, but without the pressure of costume or makeup or a live audience
और वो स्टेज का जो प्रेशर आता है वो सब कुछ नहीं था। एक बस कमरा था और ऐसा लग रहा था मैं फिल्म देख रहा हूँ। और जैसे हम घरों में कभी कार्टून्स वगैरह देखते वक्त या मैं कभी वॉइस ओवर सुनता था तो वो हम वो बॉय 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 वो ऐसे कुछ करते थे रिपीट अपनी आवाजों में, तो वो वैसा ही लग रहा था एक्सपीरियंस। एंड आई राइट। डेंट थिंक मच ऑफ इट बट दे रियली लाइक्ड इट। और फिर उन्होंने बुलाना शुरू किया, फिर उन्होंने सैंपल्स कहीं और शेयर किए और धीरे धीरे फिर वैसे आई आई स्टार्टेड माय वर्क। इट वाज कंप्लीटली बाय एक्सीडेंट। और वहां से फिर ये कारवां शुरू हुआ। अब जैसे कि आप कह रहे हैं लगभग 2 दशक हो गए हैं, अब काम जारी है। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। पर कब ऐसा आपको लगा कि आप मुझे इसको, अब मुझे अपने इनकम के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू वरी अबाउट रेगुलर स्टेबल इनकम? So the worry of a regular stable income came much much later because ये पूरे अलग डायनामिक्स थे मेरे स्टूडियो से या कहीं, मतलब स्टूडियो से पहले भी मैंने खैर 1.5 2 साल नौकरी की थी, उसी के पैसे फिर स्टूडियो में डाले थे। तो दिस वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट डायनामिक। फ्रीलांसर होना क्या होता है, फिर उसमें आप इनवॉइस रेज करते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर महीने की 28 तारीख को या 4 तारीख को सैलरी आ जाएगी। शायद 3 महीने लगते हैं, किसी किसी कंपनी के 90 दिन होते हैं, किसी के 6 महीने होते हैं, किसी का 1 महीना होता है। तो आपको इनवॉइस देते जाना है, फिर वो जब पैसे आए तब आएंगे। तो ये सारी चीजें सीखने में थोड़ा सा वक्त चला गया। तो फॉर एग्जाम्पल ये आप इम्प्रोव थिएटर इंजीनियरिंग के साथ साथ कर रहे थे, तो ये क्लैरिटी जी, जल्दी आ गई थी कि थिएटर इज वन एरिया विच आई एंजॉय। वेर आई कैन विच आई कैन एक्सप्लोर, यस। हाँ, जो मैं बट अपने, ये भी क्लैरिटी आ गई थी, हाँ थिएटर के साथ ये भी क्लैरिटी आ गई थी कि सिर्फ थिएटर पे से काम नहीं बनेगा। तो हाँ, स्टूडियो इज समथिंग दैट्स एब्सोल्युटली एसेंशियल दैट आई नीड टू डू इन ऑर्डर टू सस्टेन माय थिएटर, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग। ठीक है, पर स्टूडियो का डिसीजन कब आया और इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद कितने साल तक आप नौकरी करते रहे? सो रफली 1.5 साल तक आई वॉज वर्किंग विथ अ टेक्निकल प्रोसेस फॉर माइक्रोसॉफ्ट गेम्स। तब भी यही लग रहा था बार बार कि कुछ करना है जो क्रिएटिवली, इट शुड बी क्रिएटिवली इंक्लाइंड बट इट शुड आल्सो कंबाइन समथिंग दैट आई हैव लर्नड इन माय इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑडियो इंजीनियरिंग थी हमारी। तो झुकाव उस तरफ ही था थोड़ा सा। और यू नो कॉलेज वगैरह में काफी सारे प्लेज होस्ट करना, ये सब करते करते बहुत सारा एक्सपोजर मिला था। वी यूज्ड टू हैव बैंड्स कम इन फॉर टेक्निकल फेस्टिवल्स, कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो तब ये प्रॉब्लम समझ में आने लगी कि बैंड्स को कहीं टू प्ले, टू प्रैक्टिस कोई अच्छी जगह नहीं मिलती, क्योंकि जनरली घरों वगैरह में अगर प्ले करो आप तो शोर हो जाता है, प्रॉब्लम्स होती हैं। सो आई चोज एन इंडस्ट्रियल एरिया। फिर समझ में आया कि चलो रेंट इतना है तो इतनी सेविंग्स हैं अपनी, तो उस हिसाब से फिर थोड़े से मॉम डैड से बोरो वगैरह करके यहाँ वहां से कुछ करके दोस्तों के साथ मिलकर उस थोड़ा स्टार्ट कर सकता हूँ इतना, वो सब होमवर्क करके फिर वो शुरुआत की थी कि इंडस्ट्रियल गाला है, वहाँ 24 आवर्स आप स्टूडियो ओपन रख सकते हैं। नॉइस की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना शोर मचाना चाहें मचा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने इंस्ट्रूमेंट्स अगर मैं लेकर आता हूँ तो फिर और बैंड्स आ सकते हैं। तो ये सारी थोड़ी सी होमवर्क हो गई थी कि अच्छा, और फिर इलेक्ट्रिसिटी ये वगैरह मिला के और जो रेंट है वो सब काउंट करके फिर भी इतना हो जाएगा। तो एंड देन वो दिन में अगर थोड़ा सा मैं कर लूं तो शाम को वक्त मिल जाएगा थिएटर के लिए। फिर थिएटर से पैसा ना भी आए तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। इफ आई स्टेट डिपेंडेंट ऑन थिएटर फॉर मनी, तो जो भी खुशी मिलती थी परफॉर्मेंस से वो फिर मैं धीरे धीरे अपने आप से छीन लूंगा। ऐसा बहुत पहले ही गणित बन गया था मेरा। और ओके। आई थिंक वही कैरी ओवर हो गया वॉइसिंग में। तो लाइक आई सेड कि शुरुआत में आई वाज एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड विद वॉइसिंग। ओके। मुझे वही लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा था जो मुझे थिएटर में मिल रहा था। पर वहां भी मुझे वही समझ में आ रहा था धीरे धीरे कि until you set your foot in, until you are working consistently with 4 or 5 good houses for regular work, वो पैसे का फंडा सॉर्ट नहीं होगा। तो तब तक वो स्टूडियो जारी रखना पड़ेगा आपको। और लकीली ऐसा हुआ कि आफ्टर दैट फर्स्ट अल्ट्रा वाला गिग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, उसके बाद 1 साल में लगभग इतना काम आ गया कि फिर वो वो स्टूडियो रिकॉर्डिंग करने से ज्यादा मैंने बेहतर समझा कि फिर मैं रिकॉर्डिंग पर अब फोकस कर सकता हूँ। बिकॉज दैट इज मोर माई कॉलिंग इज वॉट आई फेल्ट लाइक। दैट इन्वॉल्व अ लॉट लेस ओवरहेड्स, अ लॉट लेस प्रेशर। क्योंकि स्टूडियो बंद करके घर भी जाता था तो भी स्टूडियो के ही बारे में सोचते रहता था कि अच्छा कल क्या करना है, आने वाला है, ये बंद करना है, ये इक्विपमेंट खराब हो रहा है, अच्छा वो वायर लानी है, इन्होंने कहा था कि आवाज पीक हो रही है, किसी को दिखाना पड़ेगा, ये वो। हियर इट वॉज जस्ट मी कंप्लीटली वर्किंग ऑन माई सेल्फ इन वॉइसिंग। अगर इफ आई हैव टू गेट बेटर, बस आप यू हैव टू सिट डाउन एंड मेक श्योर दैट यू रीड मोर, यू प्रैक्टिस मोर, यू लुक एट अदर एक्टर्स, but it's all self. I'm not
there are no other people that are dependent on me. It's so I think that's how the switch slowly happened, and I think roughly एक साल बाद voicing start करने के studio मैंने I shut it down and I decided to completely deep dive into voicing. ओके। तो जो फर्स्ट असाइनमेंट अल्ट्रा ने दिया था वो इंग्लिश जी मूवी को हिंदी में डब करने के लिए, जी। हाउ मच वर यू पेड फॉर दैट? I must have been paid about 3,000 rupees or something for it. Not, which is, I think, by today's standard also, I think that's how much you still get. Unfortunately, it's not like it's increased. आज भी अगर उतना छोटा सा कोई कैरेक्टर आप करते हैं इंट्रोडक्टरी तो 2 या 3 हजार रुपए ही मिलेंगे आपको. पर वो कितने तो दिन का, that's how I did. कितने दिन का काम So था, नहीं, कितने? कितने दिनों का तो नहीं था, बट आई थिंक रफ, क्योंकि मैंने बस शुरुआत ही की थी, मुझे कुछ 3-4 घंटे लग गए थे. पर अब उसी काम के लिए आप शायद 30 मिनट 40 में वो काम हो जाएगा. With that kind of experience, maybe even lesser, इट्स but नॉट, the money will still be the same. बट इट्स नॉट अ बैड मनी एट ऑल, हाफ एन आवर यू गेट It's 3,000। not, it's not bad money at all. अभी भी अगर 30 मिनट में 3,000 रुपए एक इंसान कमा सकता है, इट्स अ प्रीटी लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी, इट्स नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल। Yes. Yeah, it's not a bad idea at all. And it just goes upwards from there. Although, honestly speaking, it can be a lot more. But the money hasn't increased also because more and more options, more and more artists step into the field every year. So there's always competition. And the only way to kind of get better is कि आप खुद पर काम करें, आप खुद की skills improve करें. And there are a lot of avenues in voicing. मतलब हम specifically अभी dubbing की बात कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ है इसमें, जैसे हम एक्सप्लोर करेंगे धीरे धीरे कि जैसे फॉर एग्जांपल क्राउड्स एक अलग चीज होती है. क्राउड्स यानी वो ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट जो फिल्म के बैकग्राउंड को या एम्बियंस को क्रिएट करते हैं. तो अगर आप देख रहे हैं कि किसी फिल्म में लीड एक्टर्स एक फिश मार्केट में खड़े हैं या वेजिटेबल मार्केट में खड़े हैं, तो पीछे वो जो सब्जियां बेच रहे हैं लोग या मछलियां बेच रहे हैं लोग, वो सब जो नॉइज है वो भी डब करना पड़ता है. तो उसके लिए एक अलग ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट आर कॉल्ड एंड दे वर्क द एंटायर डे क्रिएटिंग दोस डिफरेंट कैरेक्टर्स. इट कुड बी अ पार्टी सीन, इट कुड बी अ स्टेडियम, इट कुड बी अ फाइट वेयर पीपल आर स्क्रीमिंग इन द बैकग्राउंड. तो ये सारी चीजें भी करने के लिए एक अलग क्राउड स्पेशलिस्ट होते हैं, वो आते हैं. एंड नाउ वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट ओनली फिल्म्स, बट देन देयर आर अदर थिंग्स लाइक रेडियो कमर्शियल्स हैं, टीवी कमर्शियल्स हैं, ऑडियो बुक्स हैं. आप मेट्रो में चढ़ें या फ्लाइट में बैठें तो द अनाउंसमेंट्स दैट यू आर हियरिंग, दीज आर अगेन वॉइस ओवर आर्टिस्ट. एंड अगेन सो ऑल ऑफ देम हैव अ डिफरेंट पे स्केल एंड डिफरेंट टाइम फ्रेम, a different parameter on which they work. So there's a lot of things you can do when you talk about voicing. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के पास कितने एवेन्यूज हैं अपन रेवेन्यू जनरेट करने के या इनकम जनरेट करने के? वॉइस ओवर आर्टिस्ट कई तरीकों से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं. अलग अलग एवेन्यूज हैं जिनमें आप काम कर सकते हैं, आपकी आवाज का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे फिल्मों के लिए वॉइसिंग करना, सीरीज वगैरह हैं, अभी वेब सीरीज बहुत पॉपुलर हो गई हैं ओटीटी पे, उनके लिए वॉइसिंग करना. एनिमेशन है, उसके अलावा ऑडियो बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज, कॉर्पोरेट वॉइस ओवर्स हैं, रेडियो कमर्शियल्स, टेलीविजन कमर्शियल्स, ई लर्निंग जो एक एवेन्यू है जिसमें कंपनीज अपना मटेरियल वगैरह सिखाने के लिए इस्तेमाल करती हैं, या फिर बच्चों के लिए जो मटेरियल बनता है एजुकेशनल मटेरियल. तो इतने सारे डिफरेंट एवेन्यूज हैं, और इसके अलावा कई सारे और भी हैं जो धीरे धीरे पता चलते हैं जब आप इंडस्ट्री में आते हैं. जैसे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं अभी, जब जैसे विद द एडवेंट ऑफ ओटीटी क्या हुआ कि इन ऑर्डर टू मेक फिल्म व्यूइंग मोर इंक्लूसिव एज अ प्रोसेस, एक और ऑडियो ट्रैक ऐड किया जाता है जिसे ऑडियो डिस्क्रिप्टिव ट्रैक कहते हैं. तो पीपल हु आर विजुअली चैलेंज्ड कैन स्टिल वॉच द मूवी, और डायलॉग्स के बीच में स्क्रीन पर क्या हो रहा है ये एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट रिकॉर्ड कर देता है एज अ समरी. तो कि दो किरदार आ रहे हैं, वो एक दूसरे के सामने खड़े हैं, एक गाड़ी से उतरता है, दूसरे के सामने आकर कहता है, और फिर वो डायलॉग आएगा. सो इफ यू लिसन टू एन ऑडियो डिस्क्रिप्टिव ट्रैक यू विल अंडरस्टैंड दैट दैट्स एब्सोल्युटली अ न्यू एवेन्यू, जहां आपको बहुत न्यूट्रल टोन में वो समरी क्विकली देनी है, बहुत क्लियरली, ताकि somebody with visual problem can also sort of enjoy the same experience that you are. Very true. In fact, I was just watching one of the platforms where this is a default setting. So Right. when I was watching, I realized कि ये मुझे पूरा screen जो है वो describe किया जा रहा है. And then I जी. was watching it for 5, 6, 7 minutes, and I realized I need to do something with the settings. And then I went to the Yeah. It's audio and generally an audio description track, yes. very And nice. like I said, all these things, अगर आप एक से ज्यादा languages पर अगर if you have a command over multiple languages, all of these again open up as a parallel income stream in another language.
क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं, अब जितनी ज्यादा भाषाओं में डब कर सकते हैं उतनी ज्यादा भाषाओं में डब किए जा रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारी फिल्में। So there's always more work if you can handle more than one languages. There's, you open up a whole new stream of income through that. करेक्ट है, क्योंकि देखिए अब फिलहाल फॉर एग्जांपल विद द ओटीटी, द बिगेस्ट पॉसिबिलिटी जो आ गई है वो ये है कि हर लैंग्वेज का कंटेंट आपके पास अवेलेबल है। जी। अगर वो कंटेंट आपकी लैंग्वेज में आ जाए तो फिर वो जो है बहुत ही इजी हो जाता है उसका कंजम्पशन, और उसको कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए हर तरह के कंटेंट को जो है आज की तारीख में डब किया जा रहा है। तो मुझे ये भी बताइए कि संकेत, इसमें अगर आप टेक्निकली क्वालिफाई होके जाते हैं, एक अच्छी एजुकेशन लेते हैं, तो उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना रोल वो प्ले करता है? सो आई कैन टेल यू फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, क्योंकि मैं जब आया था तो मैंने ऑन द जॉब सीखा है। तब भी खैर इक्का दुक्का यूनिवर्सिटी तो मैं खैर कहूंगा नहीं, क्योंकि तब ऐसे कोई कोर्सेज नहीं थे, पर कुछ आर्टिस्ट होते थे सीनियर्स, या कुछ वोकल कोचेज होते थे जिनकी एकेडमीज हुआ करती थी। पर दिस वाज क्वाइट रेयर, और उस वक्त ऐसा था कि सीधा बिठा दिया आपको और बोला कि चलो आप करते जाओ, आपकी आवाज अच्छी है तो हम आप पर थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़ा वक्त देंगे और कोशिश करेंगे कि आपको तराशें थोड़ा सा। अब वो वक्त और वो पेशेंस नहीं रहा 20 साल बाद। द होल, द स्पीड एट विच, स्पेशली इन सिटी लाइक मुंबई, जिस रफ्तार से काम हो रहा है, आप जब आके बैठते हैं तो और काम शुरू करते हैं तो 10 मिनट बाद कहा जाता है कि बाहर अगला आर्टिस्ट आ गया है, तो जल्दी यू हैव टू डू इट। एवरीथिंग वाज सपोज टू बी डिलीवर्ड यस्टरडे, हर चीज की डेडलाइन ऑलरेडी निकल चुकी है, उतनी रफ्तार से काम हो रहा है। तो वो जो पेशेंस था कि चलो आप, मुझे पसंद आ गई तुम्हारी आवाज, तुम परफॉर्म भी अच्छा कर लेते हो, मैं वक्त निकाल लूंगा थोड़ा सा, आप बैठ जाओ बस, हम कर लेंगे कुछ ना कुछ, वो वाला दौर चला गया है। इवन इफ यू वांट टू genuinely help somebody, that kind of time is not available anymore. But thankfully the amount of academies or the amount of people training now, और because of internet की वजह से जो resources available थे, नॉट जस्ट नेशनली बट इंटरनेशनली, वो अब बहुत इजीली एक्सेसिबल हैं। अब कोई लिमिट नहीं है कि आप कहाँ रहते हैं, किस शहर में हैं, गांव में हैं, खेड़े में हैं। मोबाइल है, उस पर इंटरनेट है, आपने डाल दिया गूगल में वॉइस ओवर टिप्स, तो आपको मिल जाएंगे इमीडिएटली। सो देयर इज अ प्रो एंड अ कॉन टू बोथ। सो द कॉन ऑल्सो एक्सटेंड्स टू द फैक्ट कि जब आप शुरुआत करते हैं, अब यू हैव टू कम प्रिपेयर्ड। आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत मायने रखता है। हम्म। एवरीथिंग विल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू हाउ मच स्टूडियो टाइम यूर टेकिंग, हम्म। बिकॉज दैट हैज बिकम अ वेरी प्रेशियस कमोडिटी। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, कम स्टूडियो टाइम लेते हैं, तो आपको अगले 5 कामों के लिए बुलाया जाए। अगर आप ज्यादा स्टूडियो टाइम लेते हैं और परफॉर्मेंस में भी मीडियोकर हैं, तो यू वोंट गेट एज मेनी अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज इट्स नॉट बेनिफिशियल फॉर देम। ये बेनिफिशियल वाला फंडा हर जगह अब आ गया है। हम्म। एंड सो इट, लाइक यू सेइंग, अब उन अकेडमीज में या उन रिसोर्सेज पर या खुद पर काम करना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि आप फील्ड में एंटर करें। पहले तो एंटर कर लो, फिर सीखेंगे धीरे धीरे, वो वाला था। अब पहले सीख लो फिर आओगे, तो यू विल सस्टेन योर सेल्फ बेटर, यू विल हैव बेटर एक्सपीरियंसेस। दैट्स द डिफरेंस दैट हैज कम इन दीज, आई थिंक, 10-20 years राइट। since I start. जी। लेकिन क्या यहाँ पर सिर्फ फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज ही अवेलेबल हैं, या आपको लगता है कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट भी पॉसिबल होता है? तो देखिए, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट तो खैर नहीं होता, पर देर इज अ मिड वे थिंग वेयर, अगर आपकी आवाज अच्छी है और अगर आप चुने जाते हैं किसी रेडियो स्टेशन या किसी टेलीविजन के लिए चैनल वॉइस के तौर पर या रेडियो स्टेशन वॉइस के तौर पर, तो आपके साथ फिर 6 महीने, 1 साल का, कभी कभी 2 साल के भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं। तो एटलीस्ट यू हैव दैट श्योरिटी ऑफ दैट 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स। और वो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफकोर्स अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं वो एक्सटेंड किए जाते हैं, बिकॉज आफ्टर सर्टेन टाइम उनका भी कंफर्ट लेवल आपके साथ बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है आपके और उनके बीच में। खासकर अगर आप, इफ यू आर एबल टू डिलीवर फ्रॉम योर होम सेटअप, अगर आपने एक अच्छा सेटअप बनाया है, तो इमीडिएटली अगर कोई अर्जेंसी आती है या किसी आउट ऑफ ऑफिस आवर्स अगर कोई रिकॉर्डिंग आती है, तो आप अगर प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो योर कनेक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर विद देम एंड द कॉन्ट्रैक्ट्स गेट एक्सटेंडेड। एंड I've had many such contracts. I've had radio station contracts which have lasted 6.5 years. I've had television contracts which have lasted 4-5 years. सो दोस कॉन्ट्रैक्ट्स एक मिडवे पकड़ सकते हैं आप उसको। एक परमानेंट स्टूडियो का फंडा इसलिए नहीं है क्योंकि वी वर्क प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। अलग अलग प्रोजेक्ट्स अलग अलग स्टूडियोज में आते हैं। यू कैन नॉट बी एम्प्लॉयड एज अ वॉइस आर्टिस्ट टू अ स्टूडियो, बिकॉज देन यू कैन नॉट वर्क एनीवेयर एल्स, एंड दैट्स नॉट हाउ द एंटायर इंडस्ट्री वर्क्स. It works on a freelance basis, and the most that you can get in terms of assurance for a certain amount of time is a contract that you can hope for.
Yeah, contract is almost as good as employment. until you get to a certain comfortable position, like I would say कि जहाँ regularly काम, because it's an industry still जो word of mouth पे बहुत डिपेंड करती है। हम्म। जो लोगों के काम के प्रति, आपके काम के प्रति जो रिस्पॉन्स आ रहा है उस पर बहुत डिपेंड करती है। तो वो देखते हैं, वो बातें करते हैं एक दूसरे से, वो रेकमेंड करते हैं एक दूसरे को कि ये आवाज अच्छी है या ये आपकी रिक्वायरमेंट है, तो इसको बुला लो। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ माई वर्क इन द बिगिनिंग हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज मैं किसी को ना जानता था, ना पहचान थी किसी के साथ। तो जो भी हुआ वो, अरे उनसे मुझे मेरी बात हो रही थी, मैं कुछ रिक्वायरमेंट के लिए फोन किया था मैंने, उन्होंने आपका नंबर दिया, तो आप जरा आ जाइए, सैंपल्स दीजिए, या आप आ जाइए, हम ऑडिशन करवा लेंगे। दिस इज हाउ आई गॉट जंप फ्रॉम वन स्टूडियो टू अनदर, प्योरली ऑन बेसिस ऑफ दिस। ऑल्दो आई वुड गो टू स्टूडियोज, आई वुड टॉक टू पीपल, और वो कोशिश जारी रहती थी। मैं तो रहा हूँ खैर स्टूडियोज में, मैंने रिक्वेस्ट करके मैं रह जाता था पूरे 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 दिन वहां। जो आर्टिस्ट आ रहे हैं दिन भर उनको देखता था कि हाउ आर दे अप्रोचिंग इट, वो लाइंस को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि परफॉर्मेंस या लाइन बोलने का कॉन्फिडेंस था। अब वो टेक्निकली कैसे जमाना है वो देखने के लिए फिर मैं उन्हें वहीं बैठकर देखता था। फिर रात की शिफ्ट में जो इंजीनियर्स आते थे वो दिन भर में रिकॉर्डिंग का हुआ काम मिक्स करते थे। तो उसमें जो छोटे मोटे कैरेक्टर्स कहीं कुछ बच जाते तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता कि ये मैं फिल अप कर दूंगा, तो आपका एपिसोड भी पूरा हो जाएगा। तो एंड दैट्स हाउ आई लर्न। अब वो भी सहूलियत कहीं ना कहीं छीन ली गई है, क्योंकि देर आर प्राइवेसी, कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज, पायरेसी इश्यूज जो अब बहुत प्रेवलेंट हो गए हैं इंडस्ट्री में। एंड सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर आल्सो फ्राउंड अपॉन। आप बिना इजाजत के, बिना प्रोजेक्ट की परमिशन के आप उस स्टूडियो के अंदर दाखिल ही नहीं हो सकते। हम आर्टिस्टों के फोन्स वगैरह हमसे बाहर डिपॉजिट करवाए जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें बदलती जा रही हैं। बट लाइक आई सेड, उतना ही आसान भी हो गया है इस दुनिया को एक्सप्लोर करना वाया द पावर ऑफ इंटरनेट, वाया एमिनेंट आर्टिस्ट जो अब सिखाते हैं, या स्टूडियोज जो खुद की ट्रेनिंग वगैरह भी शुरू करते हैं। और थ्रू दोज ट्रेनिंग मॉड्यूल्स देन यू कैन स्टार्ट इन द क्राउड डबिंग, लाइक वी हैड मेंशन बिफोर। और उसके थ्रू फिर धीरे धीरे जैसे मैंने भी उसमें से ही प्रोग्रेशन किया है, कि आप अच्छा कर रहे हैं या उसकी आवाज अच्छी है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो उसको जरा सा वो विलन का भाई बना दीजिए, या वो तीसरा गुंडा नहीं उसको पहला गुंडा बना दीजिए, या 4 लाइन वाला ज्यादा सीन वाला दे दीजिए, हीरो का भाई, इसका बेटा, ये वो करते करते फिर हीरो तक की वो दैट्स द पाथ दैट आई वेंट थ्रू एज वेल। सो करेक्ट है। तो मुझे बताइए कि अगर आप एक लीड एक्टर को वॉइस कर रहे हैं, जी एक हॉलीवुड मूवी का प्रोजेक्ट है, तो जी व्हाट इज द जी। काइंड ऑफ रेम्युनरेशन यू कैन एक्सपेक्ट? अगेन सो दिस डिपेंड्स ऑन द फैक्टर ऑफ क्या वो फिल्म थिएटर के लिए रिलीज हो रही है, या डायरेक्ट टू ओटीटी जा रही है, या सिर्फ टीवी पर दिखाई जाएगी। The general pay scale differs on that, and it can be a range again that's dependent on the artist. Now this is why the field becomes a little bit of a, this is where it kind of starts getting a little convoluted. Pay scale थोड़ा सा confusing होने लगता है, because artists can decide for themselves what their value is, what their worth is, वो क्या ला रहे हैं टू द प्रोसेस, उनकी क्रिएटिविटी क्या होगी, या वो क्या डिलीवर कर सकते हैं, या उनका कॉन्फिडेंस क्या है। सो दिस कैन रेंज एनीवेयर बिटवीन से 20-30,000 all the way to 3 or 4 lakh rupees. That's the range, and that entirely depends on multiple factors, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कहाँ रिलीज होगी, प्लस उस आर्टिस्ट का एक्सपीरियंस कितना है, वो कितने बड़े आर्टिस्ट हैं, वो आप जानते हैं कि वो जब डिलीवर करेंगे तो ऑडियंस विल अप्रिशिएट दैट, और हाउ मच मनी विल दैट मेक। And that's the kind of range that we're talking. It can go anywhere from 30,000 all the way to 3-4 lakh rupees for a big film. और एक लीड एक्टर को वॉइस करने के लिए कितना टाइम जाता है? समय कितना लगता है जी? अगेन ये भी जा सकता है रफली 1 दिन से लेकर, एक दो दिन लग सकते हैं किसी बहुत ही छोटी फिल्म के लिए, जिसके लिए लीड एक्टर का ज्यादा शायद काम ना हो, एक्शन फिल्म हो, डायलॉग्स कम हो, एक्शन ज्यादा हो। और बड़ी से बड़ी फिल्में बहुत आराम से काम करवाती हैं, तो आपसे दिन में 3-4 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाया जाता, कीप योर वॉइस फ्रेश। तो वैसे प्रोजेक्ट्स में इट कैन गो अप टू मे बी 1 वीक, 1.5 वीक, समटाइम्स इवन 2 वीक्स, डिपेंडिंग ऑन हाउ बिग द फिल्म इज, एंड हाउ मच पार्ट बाय पार्ट यू आर वर्किंग ऑन इट। तो 2 दिन से लेकर 2 हफ्ते आप पकड़ लीजिए रफली, ऑन एन एवरेज इट कैन टेक। Not bad at all. So if we are talking about that kind of money within this kind of time frame, it's again a lucrative opportunity. तो बहुत ही यस एब्सोल्युटली। बढ़िया जो है ये करियर अपॉर्चुनिटी है, जहां पर आप अगर दिन में फॉर एग्जांपल 4 कमर्शियल कर रहे हैं और एक कमर्शियल का आप 10 से 20 हज़ार रुपए कमा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो इन अ डे यू जी कैन कलेक्ट रफली अबाउट 80,000 to 100,000 rupees. And at the same time, if you're doing say lead actor's voice,
in a Hollywood or in a what will be the remuneration in a South Indian movie? For example, आप एक अल्लू अर्जुन की Slightly lesser, I would say. Slightly lesser, I would say. It can go from maybe a, again, depending on how old the film is or how new the film is. Heroes can be voiced from anywhere between 15-20,000 all the way to maybe 1-2 lakh rupees, 3 lakhs also, depending on like if it's like a very current, very star-studded film, very big theater release होगी simultaneously on all those factors. Again, उसका भी वही range है, but it's on the lower side than a English to Hindi film, I would say. But the bigger ones in South to Hindi now pay much better than the bigger Hollywood films. So if you're doing that equation has changed. अगर आप बड़ी साउथ फिल्में कर रहे हैं जो करंट हैं जिसमें स्टार वैल्यू है जो इमीडिएटली रिलीज हो रही है विद द हिंदी, तो वो अब आपको हॉलीवुड की फिल्मों से बेटर पेमेंट देती हैं बिकॉज साउथ द इंडस्ट्री इज पिक्ड अप, साउथ टू हिंदी इंडस्ट्री इज पिक्ड अप ट्रिमेंडसली. So that on the bigger end, on the higher end, you're getting paid much better than the English films, definitely. तो फॉर एग्जाम्पल जब आप अल्लू अर्जुन की मूवीज डब कर रहे हैं या महेश बाबू की कर रहे हैं तो आई एम श्योर दोज आर द बेस्ट प्रोजेक्ट्स. Yeah, I mean, if you're doing them for theater when they're releasing simultaneously, absolutely. But even when they're not, their films still are on the higher side of budgets. Especially if you talk about people like Ramcharan Teja, Allu Arjun, Mahesh Babu, like you said, Junior NTR, for example. इनकी अगर जब बड़ी फिल्म आ रही है वो OTT के लिए भी जब भी आए, सूर्या for example, जो तो they pay you on a much better scale. But again, like I said, this is something that I can speak for myself, but every artist will be able to only speak for themselves because everybody charges differently. राइट. Um, and you try to up your rates depending on the kind of work you're still doing and what kind of market forces are at play. तो वो factors थोड़े से अलग अलग होते हैं, but that's the basic range. You do get paid better for them, definitely. करेक्ट है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपके लाइफ में कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स है जब आपको लगा कि वाओ आई कुड नॉट इमेजिन डूइंग दिस और आई कुडंट इमेजिन गिविंग वॉइस टू अ स्टार लाइक दिस. Uh, I think pretty much every other day I feel that. और इसीलिए I'm still, as happy and as excitable about this career as I was when I started it. But yeah, I mean, there have been certain projects which have been really challenging and exciting at the same time. जब, of course, if we talk about, films in the South, voicing for actors like Allu Arjun, Surya, Junior NTR, especially for their landmark films, वो बहुत बड़ी opportunities रही हैं मेरे लिए और it's changed the game in many ways. I think I was lucky enough कि मैं उस वक्त उन्हें डब कर रहा था जब the entire South to Hindi thing was also changing. जब free internet मिल रहा था लोगों को फोन पर और वो फिल्में YouTube पर available थी, तो करेक्ट it है. just shot up the market. So let's हाँ. talk about which is the movie of Allu Arjun which is the biggest hit voiced by you. So the last one that I had voiced for him was Ala Vaikunthapuramalu, which is again touted to be a really big hit. But I also go back to one of the first films of his that I had voiced for, which was called Sarai Nodu. Now, why that film is important is because it was one of the first films on YouTube to cross 100 million views, which was not, वो उस वक्त किसी हिंदी फिल्म के भी नहीं हुए थे, तो किसी साउथ टू हिंदी डब फिल्म के 100 million व्यूज पहली बार क्रॉस होना यूट्यूब पर was a huge phenomena to have happened. Course. And like I said, I was a part of it when this entire thing was booming. So just consider myself lucky कि उस वक्त मैं वो काम कर रहा था और उस ऐसी पोजीशन पर था कि जहां मैं हीरो वगैरह प्ले कर रहा था. Um, and so that's where the takeoff happened for the South to Hindi industry, I think. करेक्ट. तो क्या ऐसा भी होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्टार के लिए वॉइस दे दिया, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट साउथ इंडियन स्टार्स फॉर एग्जाम्पल, सो दे वुड वांट टू स्टिक टू द सेम वॉइस फॉर रेस्ट ऑफ द movies or they are happy to experiment and get new voices? The call for this is taken from a higher chain of command. Basically, voice artists का इस पर almost कोई control नहीं होता. There is no say that we have in whether we are being cast for it or not. All we can hope for is to do such work that the audience responds in a positive manner to it and demands or asks for that same voice artist. But generally, this is a producer's call or the studio's call जो dub कर रहे हैं. और ये कॉल भी इस बेसिस पर लिया जाता है कि क्या ये फिल्म इसकी रीच बढ़ानी है तो शुड वी हायर somebody who's an actor, for example, to voice for it instead of a voice actor.
However, that is also slowly changing, thankfully, because of social media, जहाँ लोग वॉइस आर्टिस्ट को जानने लगे हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनसे बातें करते हैं, फैन फॉलोइंग हो रही है वॉइस आर्टिस्ट की। तो उस वजह से अब वो भी एक फैक्टर थोड़ा थोड़ा डिमिनिश हो रहा है, कि जहाँ प्रोड्यूसर सोचते हैं कि नहीं नहीं, वॉइस एक्टर की भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, वी शुड कंटिन्यू विद देम, बट दिस हैज हैपेंड इन द पास्ट सेवरल टाइम्स, कि जहाँ पे ये डिसीजन ली जाती है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने 4 फिल्में कर ली तो पांचवी भी आप ही करेंगे। हाँ, पर फैन फॉलोइंग से ठीक है, वो एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन जी एक मैंने एक इंसान के साथ एक आवाज को एसोसिएट कर लिया है। जी So जी। that kind of recall I need to have every time when I'm watching that star. So क्योंकि I mean, that's something you are thinking of. That's something you are thinking of, and that's, I think, that resonates with a lot of people who are रेगुलर व्यूअर्स ऑफ दीज फिल्म्स, जो डब कंटेंट रेगुलरली देखते हैं, उनका वो एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग होता है, और इसीलिए वो फिर दे कमेंट ऑन दीज थिंग्स एंड से थिंग्स लाइक कि ये वॉइस नहीं जम रही है, या ये मैच नहीं हुई, या हाँ, वो आर्टिस्ट क्यों नहीं है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर नाउ बिकॉज ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, जहाँ पे दोज थॉट्स कैन एक्चुअली बी पुट इनटू वर्ड्स। पहले तो व्हाट इज द मार्केट इनसाइट कैन ओनली बी फिगर्ड आउट वाया टीआरपी, या फिर जो रेवेन्यू आप बना रहे हैं, बट अब तो लोग लिख देते हैं सीधा कि अरे ये इनकी वॉइस होनी चाहिए, इनकी क्यों नहीं है, या उनकी क्यों नहीं है। ऑल दैट हैपेंस नाउ डायरेक्टली, but like I said, you are saying that from a perspective, but there are other forces at play when decisions are made, and it's not necessary कि यही आवाज है तो यही कंटिन्यू होगी। There's no official, as much as we'd like to say that we are the official voice of an actor, ऐसा कुछ ऑफिशियल है नहीं। इट्स नॉट लाइक देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट आई हैव साइंड विद द एक्टर, वेयर द एक्टर सेज ओनली संकेत विल वॉइस फॉर मी, और कोई नहीं कर सकता। दैट्स द ओनली टाइम आई कैन से कि मैं ऑफिशियली रायन रेनल्ड्स की आवाज हूँ, क्योंकि ये देखिए मेरे पास रायन रेनल्ड्स का लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट है। तो वैसा तो कुछ है नहीं, बट या इट डिपेंड्स ऑन, लाइक आई सेड, व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू डू एंड हाउ मच द ऑडियंस अप्रिशिएट्स, हाउ स्ट्रांग दैट एसोसिएशन इज, दैट दे मेक श्योर दैट दे एटलीस्ट से इट आउट अलाउड कि यार ये आर्टिस्ट होना चाहिए था। what are जी। some of the Hollywood projects, big ones that you have voiced for? The biggest one currently this year has been Deadpool versus Wolverine, जो जिसमें रायन रेनल्ड्स की आवाज मैंने डेडपूल के लिए दी थी। So the movie has gone on to become worldwide the biggest R-rated film so far. Along with that, I think India में the movie did about I think 60 to 70 CR business for its Hindi dub, which is quite an achievement. Yeah, yeah, very The big. studio was quite happy about that, और by far I think it's one of the biggest hits of my career as well, क्योंकि उस तरह का बिजनेस डब फिल्मों का करना बहुत रेयरिटी होती है, कि कोई इंग्लिश टू हिंदी डब में इतना जाके देख रहा है थिएटर वगैरह में, इतनी चल रही है फिल्म, इज क्वाइट अ रेयर थिंग। जनरली ओटीटीज वगैरह पर या टीवी पर या यूट्यूब पर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, पर थिएटर्स में जाकर डब वर्जन्स इतना देखा नहीं जाता। स्टिल देयर आर कपल ऑफ फिल्म्स जिसके लिए वो हो जाता है। The previous one that I remember was Avengers Endgame, maybe the Hindi dub did really well. So there are some Hindi dub versions which do really really well, and इस साल की तो यही है, Deadpool versus Wolverine has been the biggest, I think, this year also, and for me as my career thing also. What are some of the TV commercials which really were big ones voiced by you? Anyone such? I mean, I've done quite a lot of TV commercials. I've done Nor, I've done Goodnight, I've done Amul, but I don't think TV commercials are something that stick around in terms of recall value as much as films do, at least for me. Like I said, there are certain artists who specialize in certain things, like they only do commercials, or they'll only do audiobooks, or they'll only do radio work, or only crowd work. There are certain who only do crowd specialists. I would generally say that the moment that I started, या जब मैंने शुरुआत की थी, जब मैंने कोशिश की कि इस फील्ड में आना है, या मुझे मजा आ रहा है, या मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे सीखना है, मैंने कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रखे थे एज सच, सो मैं सब कुछ सीखता गया। और अभी आई एम कंप्लीटली ओपन टू डूइंग एनीथिंग प्रीटी मच, बिकॉज इट्स एंजॉयबल फॉर मी एज अ प्रोसेस। ऑडियो बुक्स का प्रोसेस अलग होता है, वो समझना वो करना अलग हो जाता है, उसका एक अलग मजा है। एड फिल्म्स का अपना एक अलग मजा है, साउथ फिल्म्स का एक अलग मजा है, एनिमेशन का there's another excitable thing that you can approach with in animation. So I'm still not, at least I wouldn't call myself a specialist, but I prefer dub work over all the others, but I'm open to doing all of them, because I think every time I do something else also, कुछ सीख के ही आता हूँ वापस इस प्रोसेस में लाने के लिए। बेंटेन में भी आपकी कोई आवाज है किसी कैरेक्टर के लिए? सो बेन 10 इज, एज फार एज प्रोजेक्ट्स गो, मेरे मेरे करियर का आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमेशन प्रोजेक्ट्स है। उसमें भी आई हैड गॉन टू ऑडिशन फॉर द विलन, पर उन्होंने कहा कि आ गए हो तो बेन की भी आवाज ट्राई कर लो।
तो बेन की भी आवाज मैंने ट्राई कर ली थी, और वो बेन की आवाज अप्रूव हो गई। और उस शो में बेसिकली बेन टर्न्स इनटू 10 एलियंस, इसीलिए वो बेन 10 है। राइट। और धीरे धीरे उन सारे 10 एलियंस की ऑडिशंस भी मैंने दी थी, और वो भी सारी अप्रूव हो गई थी। तो उस शो में मैं 11 आवाजें करता था, बेन और वो 10 एलियंस उनकी आवाजें। इसीलिए आई थिंक इट वाज अ लैंडमार्क प्रोजेक्ट फॉर मी ऑल्सो, एंड जनरली द अमाउंट ऑफ पॉपुलैरिटी इट इट हैज। अब क्या हो रहा है कि वो जो जनरेशन थी जो बेन 10 देख रही थी, अब वो सारे सोशल मीडिया एक्सेस मिल गया है उनको, या तो दे आर वर्किंग और दे आर इन कॉलेज और दे आर इन तो अब उनके सारों के मैसेजेस आने लग गए हैं। सो सडनली आफ्टर कपल ऑफ इयर्स ऑफ नॉट हियरिंग एनीथिंग अबाउट द शो, नाउ सिंस द पास्ट ईयर और टू आई बीन हियरिंग सो मच अबाउट इट। इतना इतने मैसेजेस आ रहे हैं, इतने लोग मिलते हैं, लाइक सर बेन 10 बिकॉज नाउ दे आर ऑल एक्सेसिबल टू सोशल मीडिया। तो वो लिखते हैं, वो शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस ऑफ वॉचिंग बेन 10। मेरा भी पर्सनल रीजन है पूछने का, बिकॉज माई सन वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इट एट वन पॉइंट इन टाइम। और हाउ स्वीट। वो हाँ, उसने हिंदी भी देखा है और इंग्लिश भी, सो ही हैज जी। सीन बोथ, एंड आई थिंक आई राइट। शुड शेयर दिस विद हिम। या। So, what has been your success mantra for almost 20 years in the industry now? तो आपके क्या um हैं? सच अ लोडेड क्वेश्चन। बट सो आई रिमेम्बर, जब मैं इम्प्रोव थिएटर किया करता था, तो इम्प्रोव थिएटर का हमारा पहला रूल होता था कि यू नेवर से नो। आपके सामने वाला कोई भी सिचुएशन क्रिएट करके आपको फंसाने की कोशिश करेगा, दिल से योर दिल से योर वॉशिंग मशीन, या योर ट्री, या योर हेलीकॉप्टर, वट, तो आपको ना नहीं कहना है, आपको बस बन जाना है वॉशिंग मशीन, और फिर उसकी तरह एक्टिंग करनी है। यू हैव टू कीप इम्प्रोवाइजिंग, कीप saying yes to every situation and improvise on it, adapt to it. I think that's always been one of the core things that I've carried with me. कि इस इंडस्ट्री में जब आप आए तो मुझे, मैंने टेली शॉपिंग का भी काम किया, विच अ लॉट ऑफ पीपल फ्राउन अपॉन, होम शॉपिंग कमर्शियल्स जो आते थे। तो बट आई thoroughly enjoyed them when I was doing them, and so that's the idea, that you don't say no to anything that comes in, and try to learn or take away something from it. और वही अभी भी मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, is to just keep learning, and don't say no to your newer experiences. Say yes, let them come in, and they'll definitely enrich you in some way or the other. कुछ तो आप सीख ही जाओगे उनसे, कुछ कर लोगे फिर उसके बाद से। तो एक बच्चा जो इस करियर में आने के बारे में सोच रहा है, वो कौन सी चीजें हैं जो उसे ध्यान में देनी चाहिए? व्हाट वुड बी योर टिप्स टू देम? अगर आप इस फील्ड के बारे में रिसर्च करें, और अगर आप काफी श्योर हैं कि आपको इस फील्ड में एक्टिंग से रिलेटेड चीजें नहीं करनी है, फॉर एग्जांपल आपको वॉइस एक्टिंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ कॉर्पोरेट वॉइस ओवर्स करने हैं, या एजुकेशनल मटेरियल करना है, या यू वांट टू डू थिंग्स दैट आर इंफॉर्मेशन एंड नॉट इमोशन, तो आई वुड से फोकसिंग टू अ ग्रेटर डिग्री ऑन द लैंग्वेज। आपकी भाषा बहुत साफ होनी चाहिए। उसे तेजी से बोलना, धीमे बोलना, जोर से बोलना, उसको तोड़ना मरोड़ना, ये सब आर स्किल्स दैट यू विल नीड टू लर्न। बट अगर आप सोचें कि आपको वॉइस एक्टिंग की तरफ आपका झुकाव है, तो फिर परफॉर्मेंस बेस्ड थिएटर बेस्ड एक्टिविटीज, थोड़ा सा थिएटर वर्कशॉप वगैरह करना, द बेस्ट थिंग वुड बी टू कंबाइन बोथ। आप लैंग्वेज पे भी अपने काम करें, अपनी परफॉर्मेंस पर भी काम करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दोनों मिलकर ही आप आप इस्तेमाल करते हैं इस फील्ड में। ये ऐसा फील्ड है कि जहां जब आप फॉर एग्जाम्पल किसी फिल्म की डबिंग कर रहे हो, तो आपको कोई 3 महीने की रिहर्सल्स नहीं मिलेंगी, आपको प्रॉप्स नहीं मिलेंगे, कॉस्ट्यूम्स नहीं होंगे, सेट नहीं होंगे। आप एक कमरे में होंगे, आपके हाथ में एक स्क्रिप्ट होगी, पर्दे पर फिल्म चल रही होगी, और आपको उसका अनुवाद करके हिंदी में उसे, या जिस भाषा में आप डब कर रहे हो, आपको करना है। अगले पन्ने पर अगला सीन है, अगला इमोशन है, उसके अगले पन्ने पर एक और इमोशन है। कहीं फाइट हो रही है, कहीं आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं, कहीं आपका कैरेक्टर कॉमेडी कर रहा है, और ये सब दिस इज हैपनिंग विद इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। तो अगर आप परफॉर्मेंस बेस्ड एक्सरसाइजेस, थिएटर वगैरह ना करें, तो ये ऑन द स्पॉट जनरेट करना काफी मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। एंड दिस इज व्हाई आई ऑलवेज रेकमेंड दैट यू डू अ लिटिल बिट ऑफ थिएटर, कि जहां आपको कैरेक्टर कैसे बनाना है, बैक स्टोरीज क्या होती हैं, वो अपने दिमाग में बनाकर फिर कैसे अप्रोच करना है। अगर आपका कैरेक्टर लोअर स्ट्राटा से है, तो उनकी लैंग्वेज कैसी होगी, रॉ होगी, रफ होगी। क्या वो एक प्रोफेसर हैं, तो उनकी लैंग्वेज कैसी होगी। क्या वो एक बिजनेसमैन है, तो वो कैसी टर्म्स यूज करेंगे। ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स वगैरह निकालना, ये थिएटर के थ्रू आपको सिखाया जाता है। थिएटर ऑफ कोर्स आपकी भाषा पर भी आपसे काम करवाता है, आपकी आवाज पर काम करवाता है, प्रोजेक्शन वगैरह सिखाता है आपको। इसके अलावा अब
बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, नॉट जस्ट नेशनली इंटरनेशनली। वॉइस आर्टिस्ट अपने प्रोसेस को शेयर करते हैं, अपने काम को शेयर करते हैं, अपने अप्रोच को शेयर करते हैं। तो इफ यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड, तो ऐसा मटेरियल तो फ्रीली अवेलेबल है, जो आप विच यू कैन एब्जॉर्ब, जिससे आप सीख सकते हैं। तो ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज जस्ट स्टार्ट। बहुत लोगों को अपने वॉइस, दे आर कॉन्शियस अबाउट देयर वॉइस, सो दैट्स वन थिंग दैट दे नीड टू अंडरस्टैंड, इस इंडस्ट्री को हर किस्म की आवाज की जरूरत है। हर किस और हर किस्म की आवाज इज मोस्ट वेलकम हियर। आपको बस सीखना यह है कि उस आवाज का इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये मत सोचिए कि सबकी आवाज कबीर बेदी जैसी या अमिताभ बच्चन जैसी होनी चाहिए, वो जरूरी नहीं है यहाँ पे। हाँ, उस तरह यू का जस्ट हैव टू बैकग्राउंड। नो हाउ टू यूज योर वॉइस, दैट्स ऑल। हर वॉइस जरूरी है यहाँ पे। हाँ, जी। what could be some of the challenges do you believe that an entrant would face? The first thing that becomes a problem for most people is, if especially if you're switching over from a salary based system, is to learn how to be a freelancer. ये कहीं हमें स्कूल वगैरह में सिखाया नहीं जाता अनफॉर्चुनेटली। तो एज अ फ्रीलांसर अब आप बहुत सारी चीजें हैं, आप अपने मैनेजर हैं, आप अपने अकाउंटेंट हैं, आप अपने सोशल मीडिया एजेंसी हैं, आप अपने थिएटर कोच भी हैं। और ये सारी चीजें आपको साइमल्टेनियसली करनी है। आपको सुबह काम करना है, घर आकर वो इनवॉइस भी बनाना है, वरना वो इनवॉइस क्लियर होने में 30 दिन से ज्यादा लग जाएंगे। अगर लग भी गए तो आपको अपना मैनेजर बनकर उन्हें कॉल करके रिमाइंड करना है, जेंटल रिमाइंडर्स देने हैं। आपको स्टूडियोज में कॉल करके बात करनी है कि ऑडिशंस वगैरह हो रहे हैं, या मैं सैंपल सेंड कर सकता हूँ। आपको सोशल मीडिया पर अपने काम के बारे में थोड़ा सा शेयर करना है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर थिंग्स दैट वी आर नॉट यूज टू। ये सीखनी पड़ती हैं चीजें, यू डू ऑन द जॉब। आपको ये सीखना पड़ता है कि रिगार्डलेस ऑफ योर टेम्परामेंट, या रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू ऑपरेट एज आउटसाइड ऑफ अ स्टूडियो, इनसाइड ऑफ अ स्टूडियो आपको किसी डायरेक्टर से डायरेक्शन कैसी रिसीव करनी है। ये समझना है कि जब वो डायरेक्शन दे रहे हैं तो वो चाहते हैं कि आपका और उनका मिलके जो काम हो रहा है वो काम अच्छा हो। तो वो डायरेक्शंस पर्सनली ना लेते हुए उन्हें काम पर कैसे अप्लाई करना है, आपका रवैया कैसा होना चाहिए इंजीनियर्स के प्रति, डायरेक्टर्स के प्रति, द काइंड ऑफ एटिकेट दैट यू शुड फॉलो, पंक्चुअलिटी। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं। ये शुरुआत में काफी चैलेंजिंग हो सकती है, बिकॉज यू माइट कम फ्रॉम अ सिस्टम दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दिस। और ये समझना और इसमें थोड़ा सा बैठ जाना ढंग से। आई ऑल्सो टेल पीपल कि भाई जब आप आओ तो, स्पेशली जब लोग मुंबई चले आते हैं अपने शहर या अपने गांव छोड़कर, तो बहुत डर लगता है मुझे, क्योंकि मुंबई एक बहुत महंगा शहर है। तो यू शुड बी कंफर्टेबली, यू नो यू शुड हैव सेव्ड अप एन एक्स अमाउंट ऑफ मनी, कि जो आप यहाँ वक्त निकाल पाए। But how important it is today to move to Bombay, really, or Mumbai, because you हाँ, can get a lot of online forums, portals. You एब्सोल्युटली get the एब्सोल्युटली। job online. आप ऑनलाइन अपना काम रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका फिजिकली मुंबई जैसे शहरों में होना आज के समय में कितना इंपॉर्टेंट है? ये जरूरी तब हो जाता है जब आप ऐसे प्रोजेक्ट्स करना चाहें जो फिल्में हों, जो सीरीज हों, जो एनिमेशन हो। वैसे काम अगर आप करना चाहें, और अगर आप हिंदी वगैरह भाषा में करना चाहें मेनली, तो यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियोस स्टूडियो से बाहर नहीं जाने दिए जाते। बट यू आर राइट, एंड दैट्स अ वेरी गुड वैलिड पॉइंट, कि ऑनलाइन अब बहुत सारा काम मिल जाता है अगर आपने इन्वेस्ट करके एक ढंग का सेटअप घर पर बना लिया है, जहां से आप नॉइस फ्री अच्छी क्वालिटी का ऑडियो अगर डिलीवर कर पाए। तो यू डोंट इवन हैव टू बी डिपेंडेंट जस्ट ऑन योर लोग। शुड एब्सोल्युटली अप्रोच योर लोकल स्टूडियोज एंड लेट देम नो कि दे कैन सेंड यू वर्क, एंड आप करके उन्हें रिवर्ट कर सकते हैं। बट उसके अलावा भी इंटरनेशनली देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स जो अब काम ऑफर करती हैं, कि किसी को अगर यूके में रिक्वायरमेंट है हिंदी वॉइस की, या मलयालम वॉइस की, या तमिल वॉइस की, तो वो ऑनलाइन डालते हैं रिक्वायरमेंट, क्योंकि वहां पर कोई अवेलेबल नहीं है लेजिटमेटली। तो वो अगर आप ऑडिशन दें और आपकी आवाज अच्छी है, आपने अच्छा सैंपल भेजा है, तो आपको वो काम मिल जाएगा, एंड दैट मनी इज देन ट्रांसफर्ड बाय पेपैल और समथिंग सम सच। तो देर आर लॉट मोर एवेन्यूज नाउ टू वर्क विद, एंड द जोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शंस आर मच लेसर। बट यू हैव टू डिसाइड कि आपको किस एरिया में काम करना है। अगर यू 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 से कि नहीं मुझे हिंदी फिल्में ही करनी है, तो देन यहाँ आना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप यहाँ आकर 4 दिन रहकर काम करके चले भी जाएं, तो जब करेक्शंस आएंगी तो उन करेक्शंस की एक दो लाइनें करने के लिए भी आपको लौटना पड़ेगा। और अगर आप रिलायबली नहीं आते हैं या वक्त लगता है, तो अगली बार फिर आपको बुलाने से स्टूडियो कतराएगा कि नहीं नहीं यार, वो शहर में नहीं रहते हैं, अगर इमरजेंसी आ गई तो क्या करेंगे, लेट्स अवॉइड दैट, एंड दैट इज व्हाई यू विल हैव टू एंड अप मूविंग टू द सिटी। सो देयर आर, लाइक आई सेड, there are systems in place, there are other avenues in voicing that you can definitely explore
right out of your city. In fact, I always tell people कि अगर आप किसी नीश टाउन या अलग छोटे से शहर में हैं, छोटे से गांव में हैं, तो प्लीज डोंट गेट डिसअपॉइंटेड विद दिस. इनफैक्ट अप्रोच एवरी कमर्शियल एस्पेक्ट दैट यू कैन इन दैट टाउन एंड लेट देम नो कि अगर आपको आपकी रेडियो के लिए कोई कमर्शियल बनानी है, टीवी के लिए बनानी है, send them to me. I'll revert, make them and send them back to you. So करेक्ट। you are like, place yourself like that in your city, that you should be the name for voiceovers that they have to turn to. Very nice. Yeah, thank you so much, Sanket. I think it was really, very, very helpful, Absolutely a pleasure. Thank you so much. meaningful conversation. उम्मीद करता हूँ कि आज की बातचीत से जो है वो हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स को बहुत जी सारी बिल्कुल. इन्फॉर्मेशन मिली होगी और हेल्प करेगी उनको डिसाइड करने में कि हमें वॉइस ओवर इंडस्ट्री में जाना है या नहीं जाना है। Absolutely. Because मैं हमेशा यही कहता हूँ कि I don't want the next generation of voice artists to come in accidentally. I want them to aspire to be a voice artist and come into the field, because that will create a much better generation of voice artists, I think.